नमस्कार दोस्तों, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि जो तालाब में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि जैसे पाश्चात्य में दो पार्टियों का हमेशा संघर्ष होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने देश में धीरे धीरे दो पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे दल हैं, राजनीतिक दल, वो सिमटते गए हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में पिछले 4 आम चुनाव में की बात करें तो लगातार भाजपा मजबूत हुई है। इस अवधि में भाजपा का वोट शेयर 10% तक बढ़ गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस का नुकसान भी नहीं हुआ, मगर सपा, बसपा, गोंगपा, वाम दल लगातार कमजोर होते गए। कांग्रेस ने 2004 से 2019 तक 15 सालों में लगभग 34% का वोट शेयर बरकरार रखा। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 2004 में हुए पहले आम चुनाव में भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटें जीती और 48% से अधिक वोट हासिल किया। वहीं कांग्रेस 4 सीटों के साथ 34% वोटों पर सिमट गई, जबकि छोटे दलों को लगभग 11% वोट मिले। 2009 में कांग्रेस को फायदा हुआ और 40% से अधिक वोट मिले। सीट भी 12 हो गई। भाजपा 43 वोट के साथ 16 सीटों पर खिसक गई। 15 सालों में वोट बैंक के लिहाज से सपा, बसपा, सीपीआई को सबसे अधिक नुकसान हुआ। 2004 में बसपा को 4.75, सपा को 3.2%, गौड़ाना गणतंत्र पार्टी को 3.05 और सीपीआई को 0.24 परसेंटेज वोट मिले। निर्दलियों को 4% से अधिक वोट मिले। 2019 में सपा का वोट बैंक घटकर 2.4% हो गया, जबकि सपा जो है 0.23 पे पहुंच गई और गोंडवाना 0.3 परसेंटेज पे वोट के साथ वो मैदान में नहीं। निर्दलीय प्रत्याशियों को 1.91% जो है वोट मिला। 2014 में भाजपा ने मोदी लहर के बीच 12% वोटों की छलांग लगाई और 54.8% वोट उसने हासिल किया। कांग्रेस 2 सीटें मिली पर 35% वोट शेयर पे वो सिमट गई। छोटे दल 4% वोट ही पा सके। 2019 की बात करें तो भाजपा ने अभी तक का सर्वाधिक 58% वोट हासिल किया, जबकि फिर भी कांग्रेस का वोट शेयर 2014 के स्तर पे 34.5 रहा। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम सुनते हैं उन राजनेताओं की बात जो ये छोटे दल सिमट रहे हैं, उसको लेकर वो क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो गिमिक इस तरह के जो फैलाती है, ये केवल जनता को धोखा देने के लिए। कांग्रेस पार्टी आज 26 पार्टियों का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी 32 पार्टियों का गठबंधन है। कभी मोदी चर्चा करते हैं कि हमारे साथ 32 पार्टियां हिलकी हुई हैं, जिनका एक भी एमपी नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, जिनका एक भी मेयर नहीं है। ऐसी पार्टियों के भी साथ उन्होंने गठबंधन किया हुआ है। तो किस लिए किया हुआ है? ये वोट समेटने के लिए। बड़ी मछली जो है षड्यंत्र पूर्वक छोटी मछलियों को आमंत्रित करती है चारा खाने के लिए और उन्हें खा जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। तो आप देखिए, कांग्रेस पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनका शीर्ष नेतृत्व लगातार चुनाव से भागकर पीछे के दरवाजे से राज्यसभा का रास्ता तय कर रहा है। ये सोनिया जी के माध्यम से आप देख सकते हैं। वहीं राहुल गांधी जी अपनी पैतृक और अपनी जो विरासत थी उसको खोकर आज वायनाड जा चुके हैं। तो ये बताता है कांग्रेस पार्टी तो खत्म है। वहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए, स्थापना से लेकर अब तक जिस प्रकार से जनता के बीच विश्वास बनाकर मत प्रतिशत में भी आगे बढ़ी है, जनता के वोटों को लेकर आज 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम क्रमशः लगातार वोट प्रतिशत के साथ साथ सीटों में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं और लगातार आप देखेंगे देश की तरक्की और देश के विकास में जनता के विश्वास मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिमटते गए छोटे दल। तो सबसे पहले चलिए हम कांग्रेस के जो हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी जुड़े हुए हैं। शिवम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं, और राकेश शर्मा। मैं तीनों का स्वागत करता हूं। मैं विवेक भाई आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता ही समाप्त हो गई क्योंकि उसका वोट परसेंटेज कम हुआ। हमने ये भी देखा कि आप जैसी नई पार्टी आई और उसने कई राज्यों में इसलिए भी चुनाव लड़ा कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए था। 1% जो है मिलने पर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, जो एक मानक है।
अब धीरे धीरे जो बहुत सारी पार्टियां हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एक समय बहुजन समाज पार्टी बहुत पावरफुल पार्टी होती थी, पर उसका भी वोट बैंक सिमटा, कम्युनिस्ट पार्टी का भी वोट बैंक सिमटा। सपा की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश चूँकि यूपी से लगा है तो कुछ जिलों में उसका प्रभाव था, पर वो भी सिमटा। पर आपने अभी भी कांग्रेस ने जो सपा के साथ समझौता किया गठबंधन की, उसमें आपने उनको एक सीट अभी भी दी है चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे लोग अब ये समझने लगे? अच्छा, निर्दलियों का भी हम देखते हैं तो उनके भी वोट कम हुए हैं, तो क्या वोटर ये समझ रहा है कि हमको ये इनको वोट देने से बहुत फायदा नहीं है, या तो हम जो जीतने वाला उसको दें या जो उसको टक्कर देने वाला है, बाकी को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि वोटर के पास एक और विकल्प है, वो है नोटा का। वो सोचता है कि हम अपना नकारात्मक वोट जो है किसी को ना दें, कोई भी लायक नहीं है, और नोटा में वोट डालता है। तो क्या आपको लगता है कि हम धीरे धीरे, जैसा कि अमेरिका में कि 2 दलीय जो पद्धति होती चुनाव की, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कि हम धीरे धीरे जो है, या अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ राज्यों में कि क्षेत्रीय छत्रप जो है वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को अलग करके, अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व दिखता है, हम बिहार की बात करें तो जेडीयू या आरजेडी हो उनका प्रभुत्व दिखता है। तो कई राज्य में क्षेत्रीय संगठन मजबूत दिखते हैं, पर मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का मानस ऐसा दिखता है कि वो 2 ही पार्टी के बीच में जो है वोट जा रहा है। इसको लेकर विवेक भाई आप किस तरह की बात सोचते हैं? देखिए, निश्चित ही ये है और संविधान ने ये अधिकार, क्षेत्रीय समस्याएं, क्षेत्रीय ऐसे दलों को हमारा शामिल होके और शामिल होकर क्षेत्रीय समस्याओं को चुनाव लड़ सकता है। परंतु जब आप इनकी किस तरीके से में तो स्थापित कर दूसरे खत्म करने, देश की सरकार का काम होता है काम करना, परंतु विषय है सरकार है अन्य दलों को खत्म कर, पार्शियलिटी कर रही है। इनको पूरी भाजपा को करना है, कोई करते हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं, हर बार कांग्रेस मुक्त देखने लगते, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं और भाजपा संगठन होता जा रहा है। स्थिति करने से संविधान तंत्र को भी खतरा, और मध्य प्रदेश का संविधान दल बात को विधान में रखे, क्षेत्रीय मुद्दों को है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा के सांसद देश की जनता की कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में इतनी बड़ी। ठीक है विवेक भाई, जरा हम अभी रुकते हैं और हम शिवम शुक्ला जी के पास चलते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कि एक तरफ अभी विवेक भाई कह रहे हैं कि एक तरफ आप जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है कांग्रेस से लोगों को और दूसरी पार्टी से जोड़ते हो। एक बात और आई कि जब आप इंडिया गठबंधन की बात करते हो तो उससे ज़्यादा जो संगठन है, जो पार्टियां, उनको आपने अपने साथ एनडीए में जोड़ रखा है। तो उसके बारे में आप खुल के कभी नहीं कहते कि हमारे पास इनसे भी ज़्यादा संगठन है जिनके साथ हमारा नाता रिश्ता है। तो कहीं आप ये सोचते हैं कि वोट ना बटे, जो आपका 400 पार का एक सपना है वो पूरा हो, कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो वोट ना बांटें और वो हमारे छत्ते के नीचे या हमारे उसमें वो रहें। तो शिवम भाई, इसमें आप किस तरह का विचार रखते हैं? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि जो पहले भारतीय राजनीति में कई प्रमुख इस प्रकार के संगठनों के उदय के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह यह था कि सरकार के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर कई सारे वर्गों को लगता था कि उनकी जो अभिलाषा और आकांक्षा है उसको सरकारें प्रतिपादित नहीं कर पा रही है, जिसके कारणवश इस प्रकार से चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, दलित वर्ग की चेतना को लेकर के आगे बढ़ती थी, समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्थान बनाने का काम करते थे। तो इस प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय होता था। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के संगठन सुदृढ़ हुआ, सरकारों में रहने के दौरान इन वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार की कार्य योजनाओं ने एक आधारभूत रूप से परिवर्तन स्थापित करना शुरू किया, तो उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के दलों का जो जनाधार है वह सिकुड़ता हुआ चला गया और इनके वोट्स जो है, जो जिन वर्गों का इन पर विश्वास था, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए चले गए, जिसके कारण
हमारे संगठन में हमारे वोट प्रतिशत में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और हमने एक आधारभूत रूप से इस चीज को सुनिश्चित किया कि इन संगठनों के ऊपर विश्वास करने वाले मतदाताओं का विश्वास हमारे साथ जुड़ जाए। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा कि विपक्षी दलों के साथ क्या कार्यकर्ताओं को लेकर के हम अपनी कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आजादी की लड़ाई के दौरान जब कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर रहा था उस आंदोलन के, तो कई सारे लोग कांग्रेस की तमाम नीतियों विचारधाराओं से सहमत न होने के बावजूद भी उस संगठन में हुआ करते थे, जो कालांतर में जब आजादी मिल गई, ध्येय पूरा हुआ तो अलग होते चले गए। लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज होकर के बहुत सारे विषयों पर, नीतियों पर भी एकजुट रहना उचित समझा। उसी प्रकार से आज भी जब कांग्रेस का वैचारिक स्तर पर लगातार पतन हो रहा है, तो कई सारे वहां पर भी ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो राष्ट्र में, जो सनातन में अपनी चेतना और अपनी आत्मा पर विश्वास रखते हैं, और यही कारण है कि उन लोगों को एक उचित स्थान मिल सके। राजनीति के क्षेत्र में उनकी उपयोगिता है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वह जुड़ते हैं तो हमारे दल के लिए भी विस्तार प्रदान करते हैं और संगठन के लिए भी एक मजबूती का काम करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उसी चीज को सोच करके भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ विश्वास है कि हम उस नकारात्मक विचारधारा वाली कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। जिन लोगों की लोकप्रियता और स्वीकारिता है वह सर्वसमावेशी राजनीति का भाग बन सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह तो बहुत ही स्पष्ट मनोभाव है हमारी पार्टी का। हम हर प्रत्येक उस नागरिक का सम्मान और स्वागत करते हैं जो हमारी विचारधारा को आत्मसात करना चाहता है, और पार्टी बिना किसी उसको भेदभाव को उसकी उपयोगिता के अनुरूप पुरस्कृत भी करती है। तो यह चीज तो बहुत स्पष्ट है। आज विचार कांग्रेस को करना चाहिए कि जो पार्टी कभी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख आधार हुआ करती थी, आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उससे मोह भंग क्यों हो रहा है? वह पार्टी आज चंद कम्युनिस्ट और वामपंथी लोगों की गुलाम क्यों हो गई है? इन सवालों के जवाब कांग्रेस को अपने भीतर जाके करके तलाशने चाहिए, और अगर कांग्रेस ऐसा कर पाने में सफल होगी तो स्वाभाविक तौर पर नतीजे जो सामने आएंगे वह कांग्रेस के लिए सुखद हो सकते हैं। जी शुभम जी, आप जो कह रहे हैं शिवम जी, वो बात अपनी जगह है। मैं राकेश आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, जैसे मैंने यूपी की बात की, वहाँ तो क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, बिहार में भी सक्रिय हैं, पर अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहाँ पर दो ही पार्टियाँ, कांग्रेस या भाजपा, यही ज़्यादा आमने सामने, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनकी उपस्थिति बहुत कम है। ये बात अलग है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक सीट अभी यहाँ पर जीती है। पहले बसपा ने भी यहाँ से सीटें जीती थी, पर धीरे धीरे बसपा का आधार कम हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी कभी बस्तर से चुनाव जीतती थी, अब वो वहाँ खत्म हो रही है। तो क्या वजह है कि छोटी पार्टियाँ जो हैं धीरे धीरे सिमट रही हैं और भाजपा अपना वोट बैंक बढ़ाते जा रही है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। कांग्रेस का, जैसा हमने आंकड़े रखे, कांग्रेस का वोट परसेंटेज स्थिर है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, पर वो जीत में भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो इस बार भी आपको क्या लग रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, उनकी क्या भूमिका है, या उनकी उपस्थिति है या नहीं है, केवल वो फॉर्म भरने तक सीमित है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले यदि बात की जाए तो 2003 में बीजेपी सत्ता में आई, मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई, और इसके पहले यदि बात की जाए अविभाजित मध्य प्रदेश की, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में भी जो अलग अलग जो दल थे उनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में था। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से 2003 के बाद से बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद से जो पूरे प्रदेश में जो अपनी एक लहर फैलाई, उसका असर वो देखने को मिला है। देखिए, उस दौरान यदि बात की जाए तो विंध्य, ग्वालियर चंबल संभाग या बुंदेलखंड के कुछ विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो उन क्षेत्रों में जरूर ये असर दिखाई दिया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन जो दलों ने जो है अपनी जो पकड़ या अपना असर जो है मतदाताओं पे दिखाई दिया है। देखिए, यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो बुंदेलखंड के कुछ विधानसभा क्षेत्र है, उसमें क्योंकि वो यूपी से लगे हुए हैं, इसी कारण से अपनी पकड़ या अपनी मजबूती जो है दिखाई देती है। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग से जो है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो असर है वो दिखाई देता है। भिंड संसदीय सीट की बात की जाए तो भिंड संसदीय सीट से जो लगे हुए जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो है कुछ क्षेत्रों में जो है बहुजन समाज पार्टी का असर दिखाई देता है। हालांकि देखिए, 2003 के बाद से जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना असर दिखाई दिया और जो आम आदमी को, या बोला जाए कि एससी और एसटी वर्ग को अपने साथ जो जोड़ा है, उसके कारण से ये जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात की जाए, यानी आदिवासी के साथ साथ एससी और एसटी वर्ग को भी साधने की कोशिश बीजेपी ने करी। और यही कारण रहा कि ये जो दलों के पास जो वोट बैंक हुआ करता था, ये वोट बैंक बीजेपी के खाते में जुड़ने लगा।
दूसरी ओर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक है जिसको कभी ना छेड़ा जा सकता है, ना वो कभी दूर हटने वाला है। क्योंकि देखिए, जो वोट बैंक, यदि बात की जाए आदिवासी अंचल की बात की जाए, आदिवासी अंचल में भी कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक है जिसको पाने के लिए बीजेपी बहुत कवायद करती है। झाबुआ और अलीराजपुर जो तमाम अलग अलग अंचल हैं, आदिवासी अंचल हैं, या छिंदवाड़ा जैसी बात की जाए, तो ये जो परंपरागत जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का परंपरागत है, जिसको लेने के लिए जो है बीजेपी जी तोड़ जो है जान लगा रही। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो जो 34 से लेकर 40% का जो वोट शेयर रहा कांग्रेस का, वो अभी बरकरार है। हालांकि देखिए, इस बार का जो चुनाव है, 2024 का जो आम चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी अपना 10% वोट शेयर बढ़ाने की लेकर जो है कवायद कर रही है और जमीनी स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे 370 वोट ज्यादा बढ़ाए जाने को लेकर अपनी कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि जो हर बूथ पे जो 370 वोट यदि ज्यादा मिलते हैं तो निश्चित रूप से इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा। तो ऐसे में जो बीजेपी की रणनीति है उसका ये मानना है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल है जो कि ये वोट लेके चले जाते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर ले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात कर ले, समाजवादी की कर ले, बहुजन समाज पार्टी, इनके पास ये वोट नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसके बावजूद जो है इंडी गठबंधन के तहत आज खजुराहो संसदीय सीट पे जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने जो सीट दी है, जिसके तहत जो है अब बीजेपी का जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से होगा, तो निश्चित रूप से सुभाष जी मान लीजिए कि जो खजुराहो संसदीय सीट है वो यूपी से जुड़ी हुई है और यूपी में जो जिस प्रकार का एक परंपरागत यादव वोट बैंक है या जो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, उसको पार पाड़ना जो है एक बीजेपी के लिए कठिन चुनौती होगी और बीजेपी इसी कठिन चुनौती से निपटने के लिए अपनी जमीनी स्तर पे अपनी रणनीति को मजबूत बनाएगी। इसके पहले भी बात की जाए तो देखिए 2019 में भी बीएसपी का एक वोट शेयर था, समाजवादी पार्टी का था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, लेकिन समय के साथ साथ ये दल जो है सिमटते चले गए हैं और आज यही कारण है कि आज इन दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि इनका कोई विधायक भी जीतता है तो वो समाज बीजेपी से बिल्कुल संपर्क में रहता है और जैसे ही चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, वो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी छोड़कर वो बीजेपी के खाते में आ जाता है। तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि जो जनाधार जो जिसका ज्यादा है वो बीजेपी है इस समय। और लगभग यदि 19 साल की यदि बात की जाए तो 19 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में है और यही कारण है कि एक बड़ी पकड़ जो है बीजेपी ने जनता से बना ली है। दूसरी ओर यदि बात किया 2014 के बाद से मोदी लहर के बाद के चलते जो है सबसे ज्यादा जो वोट शेयर जो बीजेपी का बड़ा है, उसका कारण भी यही है कि एक जो अलग अलग वर्ग था, चाहे वो आदिवासी था या एससी वर्ग था या एसटी वर्ग था, वो बीजेपी से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस को ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस के पास अभी भी जो 15 साल से जो उसका वोट बैंक था, परंपरागत वोट बैंक जो है वो आज भी उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यदि कांग्रेस यदि मेहनत कर ले तो वो जो वोट शेयर है वो उसका वोट शेयर भी बढ़ सकता है। ठीक है राकेश। विवेक, हमारे सहयोगी राकेश कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस मेहनत कर ले तो जो उसका वोट शेयर है जो अभी कम नहीं हुआ है वो बढ़ सकता है और जो वोट बैंक कहीं छिटक के जा रहा है, जो बीजेपी ने जिस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एससी एसटी जो उसकी तरफ आकर्षित हुआ है, वो कांग्रेस उसमें भी सेंध लगा सकती है और कांग्रेस कोशिश करे। आपको क्या लगता है, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हो कि आपका वोट बैंक जो है स्थिर हो गया है? जो बहुत, जैसे आप, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो 29 में से 27 सीटें जो हैं, 28 सीटें जो हैं वो आप बीजेपी के पास है। आपकी छिंदवाड़ा जो है उसको भी इस बार बीजेपी जो है 29 करने के लिए वहाँ पर भी तोड़फोड़ कर रही है। आपका वोट बैंक जो आदिवासी था, अनुसूचित जाति जनजाति का था, अन्य पिछड़ा वर्ग का था, वो भी कहीं आपसे छिटक रहा है और बीजेपी के नज़दीक जा रहा है। इसलिए बीजेपी का हर चुनाव में वोट शेयर बढ़ रहा है। और तो ये इसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में देखिए तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो 2-4% का वोट का अंतर है। और निश्चित ही हम निरंतर अब पोलिंग बूथ स्तर पर जाके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने सदस्य संपर्क को मजबूत कर रहे हैं। आपने जैसा कि बताया 29 सीटें भाजपा की हैं और वो 29 सीटें जीतने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। वो तो हमने देखा, कल सीएम मोहन यादव जी का बयान भी सामने आया कि जिस जिले में मेरे विधायक को सांसद नहीं है तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करूंगा, को धमकाते हुए देखे। तो निश्चित ये उनका अहंकार है, भाजपा का अहंकार है। और भाजपा सत्ता में आने के बाद पहली बार हम देख रहे हैं
कि देश के लोकतंत्र में कोई पार्टी सत्तासीन होने के बाद दूसरे दलों को खत्म करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। ईडी सीबीआई जैसे अपनी कठपुतलियों के उपयोग करके वो अन्य दलों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, सीधे तौर पे भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहती है। परंतु इसी अहंकार के साथ में जब पिछले महापौर इलेक्शन में भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला हुआ था तो 16 महापौरों में से हमारे पास में शून्य थे। हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमताओं के आधार पे, उनकी ताकत की वजह से हमने 5 महापौर अपने चुनाव में जीते, जिसको किसी न किसी प्रकार का दबाव बने कि भाजपा ने अपने पक्ष में शामिल कर लिया, अपने संगठन में शामिल कर लिया। तो हम, हमारे कार्यकर्ता हमारे संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। हम प्रत्येक पोलिंग बूथ पे जाके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जो लोकसभा इलेक्शन में भाजपा मूल मुद्दों से बचने का प्रयास कर रही है, भागने का प्रयास कर रही है, उस चुनाव को हम मूल मुद्दों पे वापस लाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और देश की जनता जागरूक है। आज देश में जिस तरीके से निरंतर बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन मुद्दों पे भाजपा मौन है। चुनाव से पहले, सरकार बनाने से पहले बेरोजगारी की बात करने वाली भाजपा सरकार जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को उपलब्ध कराने वाली थी, आज इन सभी मुद्दों पर मौन साबित हो रही है, मूक दर्शक बनी बैठी है, उन मुद्दों पर बात तक नहीं करना चाहती है। जब जनता इस बारे में बात करती है, बढ़ती हुई महंगाई के बारे में प्रश्न में लगाती है, बेरोजगारी के बारे में बात करती है, तो भाजपा कहीं न कहीं धर्म की आड़ लेती है। तो इन सभी मूल मुद्दों पर चुनाव होने वाला है और जो भी चुनाव है, जो भी परिणाम आने, उसका निश्चय निर्णय मध्य प्रदेश और देश की जनता करेगी, ना कि भाजपा से करेगी। भाजपा जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, निरंतर विपक्ष को नुकसान पहुंचाने का किसी भी प्रकार के हथकंडे को अपनाने से पीछे नहीं हट रही है। ईडी सीबीआई लगाकर विपक्ष की बात को दबाने का प्रयास करती है, नोटिस भेजती है, गिरफ्तार करती है, पर सजा किसी को नहीं दिला पाती है। जितने भी दोषियों को ये मंच पे से भ्रष्टाचारी समझते हैं, उनको गमछा पहना के, माला पहना के अपने दलों में शामिल कर रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने कहा कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को तो मैं सिंपे से भी सुनेगी यहाँ पे पसंद नहीं करूंगा। और आज की वर्तमान भाजपा हर तरीके के भ्रष्टाचारी, हर तरीके के माफियाओं को गले लगाने से परहेज गुरेज नहीं कर रही है। बात करती है गौ माता की और बीफ बेचने वालों से चंदा ले रही है। तो निश्चित ही सिर्फ सत्ता के लोग में भाजपा सरकार निरंतर विपक्ष की आवाज से दबा रही और ये लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और क्षेत्रीय दलों को जो नुकसान भाजपा पहुंचा रही है, जो दबाव उन पर डाल रही है कि आप हमारे साथ आइए वरना हम आपको रहने नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है और जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है कि जब तक भाजपारी भी होते हैं, गांधी भी होते हैं, माफिया भी होते हैं, पर भाजपा में आते, भाजपा की वॉशिंग मशीन में आते। ठीक है विवेक भाई, चलिए हम शिवम शुक्ला जी के पास चलते हैं। शिवम, अभी विवेक भाई ने बहुत सारी जो है आप पर आरोप लगाया पार्टी पर, और वो कह रहे हैं कि आप साम दाम दंड भेद के अपना कर जो है वो लगातार अपना लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। जबकि अभी इन्होंने कहा कि हमारे वोट बैंक में बहुत अंतर नहीं आया, पर जब 2029 का हम वोट बैंक देख रहे थे, जो आंकड़े थे उसमें एक काफ़ी लंबा गैप था और काफ़ी अच्छा खासा गैप था। तो ये जो गैप बढ़ता जा रहा है, भाजपा आगे जा रही है और आपने 370 हर बूथ पे आह्वान किया है कि लोग उसमें कम से कम इससे ज़्यादा वोटों से जिताएं, और आप बहुत सारे लोगों को जोड़ भी रहे हैं, या इनकी भाषा में कहें विवेक जी की तोड़ रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, अपनी एजेंसी के माध्यम से लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो क्या ये सारी कवायद इसलिए कि हमको 400 पार जाना है, चाहे उसके लिए हमको कोई भी टेक्निक, कोई भी हथकंडे अपनाना पड़े? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर कोई बूथ स्तर का कार्यकर्ता किसी पार्टी का त्याग करता है, तिरस्कार करता है, तो उससे कोई ईडी अथवा सीबीआई का डर नहीं होता, उसके अपने उद्योग या व्यवसायिक हित नहीं होते जिसके कारण वह इस प्रकार के निर्णय लेता है। स्वाभाविक तौर पर विचारधारा के प्रति जो अनास्था उत्पन्न होती है वह एक कारक हो सकती है, और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से कांग्रेस का एक पूरा चरित्र जनता के सामने आया है, उसको देख करके उसका मन उस राजनीतिक संगठन से पूरी तरीके से डिगने लगा होगा। राष्ट्र और राम के विरोध की राजनीति इस देश में कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। अधिकतर आबादी धर्मावलंबी है, तो वैसी स्थिति में जब रामलला का ही विरोध कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया, जब पूरे समाज को वर्ग संघर्ष की ओर ढकेलने का एक प्रयत्न कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं ने दल का तिरस्कार किया है। यह कोई इसको अन्य फिनोमिना से जोड़ना कांग्रेस की अपनी अकर्मण्यता है। कितनी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, संवादहीनता पार्टी के संगठन के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद उनसे बातचीत करने के बजाय, उस पर कोई एक्शन लेने के बजाय, उसको हल निकालने के बजाय इस प्रकार से उन नेताओं के बारे में ही अपशब्द बोलना, उनको कचड़ा बोलना,
तो जब जो नेता आपके लिए कचड़ा है उनको आप ईडी सीबीआई का डरे हुए बता रहे हैं, तो आप पहले स्वयं निर्धारित कर लीजिए कि आप उन नेताओं की क्या भूमिका देखते हैं, उनको किस रूप में देखते हैं। और अगर आपको इतना ही अंदेशा है, आप लोग तो कोई छोड़ता नहीं उसके बारे में, पहले से ही आपको अंदेशे होने लगते हैं उसकी प्रवृत्ति के बारे में, तो कांग्रेस को कम से कम वह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कैसे इतने सारे लोग हैं जिनके बारे में उनको जानकारी है और यह कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अपने दल का विस्तार कर रही है, संगठन के स्तर पर काम कर रही है। हमें 10 साल सरकार में मिले तो हमने 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर लेकर के आए। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन योजना हो, इस प्रकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया। भारत कई सारे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग में ऊपर आया। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके सामने आए। देश में प्रतिदिन हजारों किलोमीटर का जो एक पूरा नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वह बनाया गया। तो तमाम चीजें हमने स्थापित की है, उसके बलबूते हम विश्वास कर रहे हैं कि जनता अपने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित करेगी और देश का जो यह सर्वस्पर्शी विकास है उसको देश का प्रत्येक नागरिक देख पा रहा है। जो विभिन्न राजनीतिक दलों में लोग काम करते हैं वह भी देख पा रहे हैं कि जहां उनका दल नकारात्मक राजनीति पर आमदा है, जहां सत्ता में है वहां पर समाज को बांटने की और तुष्टीकरण करने की राजनीति कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता का उपयोग लोक कल्याण की योजनाओं को बनाने में, जनहितैषी निर्णय लेने में कर रही है। और इसके साथ ही साथ देश के सामने जो संश्लिष्ट विषय है उनका भी निराकरण निकालनी, चाहे वह सीए का कानून हो, अनुच्छेद 370 समाप्त करना हो, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना हो, या इस प्रकार के और भी जितने संश्लिष्ट विषय हैं उन पर एक निर्णय लेकर के उपलब्धि हासिल करनी हो। ठीक है शिवम जी, मैं राकेश आपकी तरफ चलूंगा। चूंकि अब नामांकन का दौर भी चालू हो चुका है और बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या इस बार भी छोटे दल जो हैं उनकी मध्य प्रदेश में किस तरह की उपस्थिति दिख रही है, या वो खुद ही मान बैठे हैं कि ये पैसा खराब करने वाला मामला है, हमको वोट नहीं पड़ने वाला है, तो वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? देखिए सुभाष जी, ये कहना जल्दबाजी होता है क्योंकि चूंकि छोटे दल, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, दोनों ही दलों ने इस बार भी जो है लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। देखिए यदि बात की जाए तो तमाम जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने विंध्य क्षेत्र में अपने सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतारे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में उतारे हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने तो जो मुकाबला है, कड़ा मुकाबला, वो बीजेपी से करने जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी जो अपने जो प्रत्याशी है वो चुनाव मैदान में उतारे हैं। दरअसल इनका मानना है कि जो इनका परंपरागत वोट बैंक है वो इनसे नहीं छिटकना चाहिए, और यही कारण है कि बीजेपी के अलावा जो है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये भी मैदान में नजर आएंगे। हालांकि देखिए इस बार आम आदमी पार्टी भी जो है चुनाव मैदान में उतरने के आतुर नजर आ रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का फीडबैक उनको मिला है उसके चलते, और इसके अलावा तमाम जो अलग अलग राजनीतिक कारण भी है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने इस बार अपनी उपस्थिति इस लोकसभा चुनाव में नहीं कराई है मध्य प्रदेश से। लेकिन यदि बात की जाए तो इसके पहले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तमाम अलग अलग छोटे छोटे जो दल हैं उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन इस बार यदि बात की जाए तो अपने परंपरागत वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए या उस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखते, हम ये मानते हैं कि छोटे दल भले ही उनको वोट कम मिले हो, वोट परसेंटेज घटा हो, पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि हम भी हैं, क्योंकि अगर वो नहीं कराएंगे तो उनको ये डर है कि उनका जो परंपरागत वोटर है वो कहीं दूसरी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया तो उनको बाद में बहुत मुश्किल होगी। बहरहाल अभी हम देखेंगे आने वाले समय में कि और इसमें किस तरह से छोटे दलों की भूमिका रहती है। आज आप हम लोग इस डिबेट में जुड़े, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।